अत्याचारी सास बेचारी प्रेग्नेंट बहू। पवन अपनी पसंद की लड़की रूबी से शादी कर उसे घर ले आता है। ये देखकर पवन की माँ सुरेखा आग बबूला होकर चौखट पर कहती है, ये क्या है पवन, तूने अपनी माँ को बिन बताए अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली। अरे तेरी माँ के कुछ अरमान थे और तूने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। माँ आज का जमाना बदल चुका है और रूबी वैसी है जैसी आपको चाहिए थी। नमस्ते माँ जी। अच्छा तो बता, क्या क्या लेकर आई है अपने घर से। माँ जी, मैं ये सब कुछ तो नहीं, मतलब कुछ भी नहीं लाई हूँ। हाँ माँ, मैंने उससे प्यार किया है, उसकी चीजों से नहीं, इसलिए रहने दिया। अरे वाह वाह वाह, एक तो अपनी पसंद की लड़की लाया, ऊपर से ना कोई जात ना पहचान, तीसरा ना ही दहेज लाई। अरे कम से कम अगर मैं तेरी बहू लाती तो सुंदर सुशील और दहेज वाली लेकर आती। माँ जी, आप जानती नहीं हैं, लेकिन कानून की नजरों में ये गुनाह है। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। और माँ जी, मैं नहीं चाहती कि कोई आपको इस नजर से देखे। बहुत बन रही है ना मेरे बेटे से शादी करके। मैंने तुझे दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी सुरेखा श्रीवास्तव नहीं। हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा, आ जा घर में। अपने दिल पर पत्थर रखकर सुरेखा उनका गृह प्रवेश कराती है। कुछ दिन बीतते हैं, रूबी पूरी जिम्मेदारी से घर संभाल लेती है। सुबह की चाय से लेकर कपड़े प्रेस करने तक का सारा काम अव्वल तरीके से करती है। इसमें सुरेखा कोई नुक्स नहीं निकाल पाती। फिर भी जब वो खाना बनाकर आती है तो सुरेखा पहले से ही उसके सारे खाने में नमक मिला देती है और जब टेबल पर खाते हैं तो खाकर कहती, छी रूबी, ये तूने कैसा खाना बनाया है। अरे मारेगी क्या मुझे, मेरी हड्डियां वैसे ही कमजोर हो रही हैं और तूने इसमें दर्जन भर नमक डाल दिया है। देख ले पवन बेटा, अब तू ही कुछ बोल। नहीं माँ जी, कम नमक डालकर खाना बनाया है, आपको वहम हो रहा होगा, आप दोबारा खाइए। देख ले बेटा, ये मुझे कैसे झूठा साबित कर रही है, तो खुद दाल खाकर देख। हाँ, अरे सच में रूबी, अरे तुमने नमक का पूरा डिब्बा ही पलट दिया क्या? नहीं जी, पता नहीं इतना नमक कैसे हो गया, मैंने नहीं डाला था। रूबी आके खोल कर खाना बनाया करो, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। जी, मैं ध्यान रखूंगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। माँ जी, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, वो हाँ मैं कह रही थी कुछ और बना, ये दाल तो खराब हो गई है। मेरे पवन ने भी कुछ नहीं खाया। जी माँ जी, मैं बनाती हूँ। ये बोलने के बाद रूबी उसे खाना बनाकर दे देती है। वक्त बीतता है और अब सुरेखा उसे इसी तरह छोटे मोटे तरीके से परेशान करके दुखी करती रहती थी। कभी कपड़े खराब कर देती तो कभी खाना। इसी बीच रूबी को 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। अरे ओ हेमा मालिनी, कहाँ रह गई? चाय नाश्ता लेकर आना, सूरज सर पर उगाया है। जी माँ जी, बस आ गई। ये बोलते ही रूबी आराम से चाय की ट्रे लेकर उसके पास आ रही थी, तभी सुरेखा बोलती है, अरे ओ हुस्न परचम, इतनी धीरे धीरे क्यों आ रही है? पैरों में मेहंदी लगी है क्या? इतने में तो चाय भी ठंडी हो जाएगी, जल्दी आ। ये लीजिए माँ जी। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि गर्भवती के दूसरे महीने में आराम आराम से चलना होता है, इसीलिए परहेज कर रही थी। आजकल की डॉक्टरनियां तो पता नहीं क्या क्या कह देती हैं। मैं भी जानती हूँ माँ बनने के समय का क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसा बोलती हूँ मैं वैसा कर, समझी? जी माँ जी। ओफो बहू, ये चाय तो ठंडी हो गई है, और ऐसा कर चाय के साथ साथ पकौड़े भी बना लियो। जी माँ जी। रूबी को थोड़ी परेशानी होती है, पर बेचारी गर्भवती क्या कहती और किससे, पति तो ऑफिस में रहता। ऐसे ही अगले दिन पवन रूबी के लिए काजू बादाम लाता है और सुरेखा से कहता है, माँ उसे तो घर के कामों में ध्यान नहीं रहेगा, पर आप उसे वक्त पर रोज एक कटोरी खिला देना, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होगा। हाँ हाँ बेटा, मैं अच्छे से खिला पिला दूंगी बहू को, तू चिंता मत कर। अगले दिन सुरेखा खुद तो कटोरी भरकर सारे काजू बादाम खा जाती है और अपनी बहू को 4 दाने बराबर देकर कहती है, ले बहू, काजू बादाम खा ले, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। जी माँ जी। इस तरह सुरेखा रोज काजू बादाम खुद खाती और अपनी बहू को 4 दाने दे देती। फिर अपने कमरे में कुछ कर पानी फैलाकर कहती है, अरे ओ बहू रानी, जरा कमरे में आ जा
और पोछा लगा दे। मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, वरना मैं तुझसे लगाने को नहीं कहती इन महीनों में। जी माँ जी। जैसे तैसे रूबी पोछा लगाती है तो और वो पानी फैलाकर कहती है, अरे बहू ठीक से पोछा लगा, देख पीछे भी पानी है, कहीं तू फिसल गई तो। जी माँ जी। ये बोलकर रूबी फिर पोछा लगाती है। आधी रात में रूबी का गोलगप्पे खाने का मन करता है तो वो पवन से कहती है, पवन जी, मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, प्लीज बाहर लेकर चलिए ना। अच्छा चलो। पवन रूबी को लेकर गोलगप्पे खिलाने जा रहा था, तभी सुरेखा जानबूझकर उसे रोक कर कहती है, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को तुम दोनों? माँ, इसका गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, इसलिए बाहर ले जा रहा था। अरे बेटा तू पागल है क्या? बाहर पता नहीं कैसा कैसा किन हाथों का बना हुआ होगा वो गोलगप्पे, जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेहत में अच्छे नहीं हैं। बहू को कुछ खाना है तो मैं बना देती हूँ ना, चल बनाती हूँ गोलगप्पे। देखा रूबी, माँ को कितनी फिक्र है तुम्हारी। ये तो मेरी गर्भवती बेचारी बहू पर अत्याचार करने का एक तरीका है। अब देख बहू, तुझे ऐसे गोलगप्पे खिलाऊंगी जो तू ना निकल सके ना ही उगल सके। ये कहते ही सुरेखा उसे गोलगप्पे में मीठा डालकर देती है, जिससे उसका जी घबराता है। इसी तरह सुरेखा रूबी पर 5 महीने तक अत्याचार करती रहती है और वो बिना कुछ कहे बोले सहती रहती है। सुरेखा अपनी बहू से छत से कपड़े मंगवाती है। अब और नहीं चला जाता मुझसे, उफ, कैसे ले जाऊं इतने कपड़े। तभी पवन उसे इस हाल में देखकर कहता है, रूबी ये क्या कर रही हो? मना किया है ना चढ़ना नहीं है, फिर भी ऊपर पहुंच गई हो। मैं हूँ, मुझसे बोल देती। बच्चे की फिक्र नहीं है क्या? पवन जी, पर मुझे लगा मैं लेकर आ जाऊंगी कपड़े। रूबी का 9वां महीना चल रहा था, तभी टेबल पर पैर फैलाकर सुरेखा टीवी देख रही थी और कहती है, अरे बहू, मेरा ना चटपटी चीज देखकर मन कर रहा है कि चटपटी चीज खाऊं, तू भी खा लियो। इसीलिए जाकर एक भेलपूरी, एक करारी टिक्की और मूंगफली वाले पोहे, जलजीरे का पानी और आलू की कचौड़ी, ये सब बना दे। माँ जी, इतना सब आप कैसे खा लेंगी? मैं खा लूंगी, तू बस बना कर ला। ठीक है माँ जी। ये बोलकर रूबी हाफ हाफ कर कमर पकड़कर जैसे तैसे 2 घंटे में सब बना लेती है। चलो शुक्र है, सब बन गया, अब बस टिक्की सेकनी बाकी है। रूबी टिक्की सेकते वक्त थोड़ी जल जाती है। शुक्र है बच गई, ज्यादा नहीं जली। रूबी खाना लेकर उसके पास जाती है कि सुरेखा के सिर के ऊपर का झूमर हिलने लगता है। तभी रूबी बहुत आवाज लगाती है, मगर टीवी के शोर में कुछ सुनाई नहीं देता। वो अपनी ताकत लगाकर सुरेखा को धक्का देती है और खुद पेट के बल गिर जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू के लग गई मुझे बचाने के चक्कर में। क्यों बहू, तूने अपना ख्याल क्यों नहीं किया? ये कहते ही सुरेखा फौरन उसे एम्बुलेंस के द्वारा ले जाती है, जहां डॉक्टर क्रिटिकल कंडीशन की वजह से काफी देर तक उसका ऑपरेशन करते हैं। पवन भी आ जाता है। तभी ऑपरेशन के बाद अपने पोते को गोद में लेकर सुरेखा रूबी से कहती है, पवन, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया है ना, लेकिन आज बहुत पछतावा भी हो रहा है। मेरे लिए तूने अपने और अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल दी। कोई बात नहीं माँ जी, आपको पछतावा हो गया, यही मेरा काफी है। अंत भला तो सब भला। जिसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी एक परिवार की तरह साथ रहने लगते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सास बहू और पड़ोसी की लड़ाई। शांतिप्रिया नाम का एक मोहल्ला था, जहां कल्याणी और किरण नाम की 2 झगड़ालू सास बहू रहती थी। मोहल्ले में ऐसा कोई भी घर नहीं था जिनके साथ उनकी महाभारत न छिड़ी हो। देर सवेरे सोकर उठती हुई कल्याणी मुंह सड़ाकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, इस चुपती जलती गर्मी ने तो हाहाकार मचा दी है। जी तो कर रहा है कि इस मुई बिजली पर दौड़ रहे पंखे की पंखुड़ियां तोड़ मरोड़ कर रख दूं। पसीने से सराबोर कल्याणी देवी ताजी हवा खाने के लिए जैसे ही अपनी चौखट पर पांव धरती है तो वो देखती है कि उसके घर के सामने एक चमचमाती गाड़ी खड़ी है। अरे, किस मूर्ख के जन ने मेरे घर के दहलीज से सटाकर ये गाड़ी खड़ी कर दी है? सवेरे सवेरे किसकी शामत आई है? आवाज सुनकर उसकी बहू किरण बाहर निकलकर सास के झगड़ालू सुर में सुर मिलाकर कहती है, अरे किसकी लावारिस गाड़ी है? भौंकते क्यों नहीं? मुंह में दही जमा कर बैठे हो क्या? आते जाते राहगीर उनका तमाशा देखकर हंसी ठिठोली कर रहे थे।
जिसे देख बौखलाई हुई सास बहू कहती हैं, हमारे चीखने और गला फाड़ने का कोई असर नहीं हो रहा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना चाहिए? तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए माँ जी। बहू, जमाना बदल रहा है, सोच बदल रही है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो डिब्बा तोड़ देना चाहिए, ऐसे। ऐसा कहकर कल्याणी पत्थर उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ डालती है। तभी कांता बाहर आकर कहती है, हे देवा रे देवा, किस हलकट कुतरिया ने मेरी गाड़ी को अंधा किया रे? अच्छा, तो ये चमचमाती हुई गाड़ी तेरी थी। वैसे मुझे इसका शीशा तोड़कर बड़ा मजा आया। आई ना, क्यों री बेवली औरत, मेरी गाड़ी में तेरा क्या लगा था जो तूने सीधा इसकी हेडलाइट पर वार किया? अभी तो सिर्फ गाड़ी को अंधा किया है। अगर अभी इस गाड़ी को नहीं हटाया तो इसको अपाहिज बनाकर छोड़ेंगे, पुर्जा तोड़ डालेंगे। सास बहू और पड़ोसन की मुठभेड़ बढ़ती ही जा रही थी। शब्दों की मार वार में बदल चुकी थी। झगड़ालू सास बहू कांता की ईंट से ईंट बजाकर रख देती हैं। देवा रे देवा, कैसा धोबी पछाड़ मारा है। अरे सवेरे सवेरे किस झगड़ालू सास बहू से पाला पड़ गया है। कैसा लगा जमीन की धूल चाटकर? दोबारा हमारे मुंह मत लगना। झगड़ालू सास बहू के जाते आस पड़ोस के लोग कहते हैं, राम ही बचाए इस झगड़ालू सास बहू से हम सभी को। जब से इस झगड़ालू सास बहू ने हमारे शांति प्रिया मोहल्ले में डेरा जमाया है, मोहल्ले की शांति भंग हो गई है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। फिर एक सवेरे, बहू, तेरा मुंह क्यों फीका पड़ा हुआ है? माँ जी, कल रात से पानी नहीं आ रहा। गागर बाल्टी सब एकदम खाली पड़ा है। सवेरे में पानी भरने नल पर जा रही थी, वहाँ पर औरतों की एकाएक भीड़ देखकर वापस लौट आई। चल मेरे साथ। दोनों पानी की खाली बाल्टियां लेकर नल पर चली जाती हैं, जहां कल्याणी जबरन मंदा की बाल्टी हटाकर अपनी बाल्टी लगा देती है। ये क्या दादागिरी है? घंटों बाट जोहनी के बाद अब जाकर नंबर आया था। पहले तो मंदा का बर्तन ही भरेगा। मंदा की बेखौफ बात सुनकर सभी औरतें हंस पड़ती हैं। अरे ओ चिमर खिलो गाई, हट परे। कल्याणी देवी जहाँ खड़ी हो जाती है समझ ले वहीं कतार है। मोहल्ले में हम सास बहू की धौंस। क्यों, तुम सास बहू क्या कहीं की डॉन हो? शक्ल तो छपरी गुंडों सी दिखाई पड़ती है। मंदा की बेखौफ बातें सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। सासू माँ, जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मंदा की तेज जुबान कहीं इसके गले का फंदा न बन जाए। फिर क्या था, झगड़ालू सास बहू मंदा पर टूट पड़ती हैं। अब मंजर कुछ यूं था मानो सरकारी नल वाद विवाद प्रतियोगिता का मंच बन बैठा हो। झगड़ालू सास बहू बुरे तौर पर मारपीट को उतारू हो जाती हैं। वो मंदा के बाल पकड़कर उसे खूब मारती हैं। अरे कैसी कसाई सास बहू है, कितनी बुरी तरह लताड़ा है। जाने कौन से हाथी ब्रांड का आटा खाती है। क्या हुआ, बदन दुख रहा है? अरे इतनी बुरी तरह तो मसाले को कुटाई भी नहीं होती। धोबी भी नरम हाथों से कपड़ों की धुलाई करता है। तुमने तो मुझे बोरियों की तरह उठाकर पटका है। दोबारा हमसे झगड़ने की भूल न करियो लाली, वरना अगली बार तेरी 206 हड्डियों का कोरमा बनाकर भेजेंगे। दोनों सास बहू मंदा की कुटाई करके नल पर तबाही मचाकर घर आती हैं। पूरा मोहल्ला उनके झगड़ालू स्वभाव से तंग आ चुका था, जिसके चलते न कोई भी उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करता और न ही अपने घर पर बुलाता। एक सवेरे जब किरण किवाड़ खोलती है, अरे ये गटर कहाँ खुल गया? अचानक उसकी नजर घर के आगे बिखरे हुए कूड़े के ढेर पर पड़ती है। सासू माँ, जल्दी से बाहर आइए। अरे धरती फटी कि आसमान गरजा। कौन सी आफत आ गई जो भौंपू की तरह बजी जा रही है? माँ जी, नीचे देखो। अरे किस नामुराद की हिमाकत है ये। अरे किस मूर्ख चंद नकारे ने हमारे घर के आगे ये ढेर फेंका है। अरे पूरे मोहल्ले को सांप सूंघ गया है क्या? सामने आकर अपना भेद खोल दो, वरना अंजाम देखने लायक होगा। सारे निकम्मे मूक बने पड़े हैं, कितने धूर्त और ढीठ हैं। दोनों झगड़े की भावना से कूड़े के ढेर को उठाकर सभी के घर के आगे रख छोड़ती है, जिसके चलते मोहल्ले वाले चुप्पी तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अरे इस कूड़े का निपटारा कूड़ेदान में करो, हमारे घर के आगे क्यों फेंका है? अरे इस कूड़े का निपटारा कूड़ेदान में करो, हमारे घर के आगे क्यों फेंका है? ये कूड़ा हम सास बहू की ओर से तोहफा समझ कर रख लो। वैसे चाहो तो प्रसाद के तौर पर भी रख सकती हो। हम तुम सबका कितना हित चाहती हैं, फिर भी तुम जाने क्यों हमें झगड़ालू का नाम देते हो। तुम जैसी झगड़ालू सास बहू से ईश्वर हर क्षेत्र और मोहल्ले को बचाए। पड़ोसियों के नाक में दम कर रखा है तुमने।
अरे वाह किशोरी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तेरे अंदर जनानियों के जैसे बोल कूट कूट कर भरे हैं। तुम ये कड़वे बोल से मेरे अंदर झगड़े के बीज नहीं बो सकती। अरे अभी भी वक्त है, अपना ये झगड़ालू स्वभाव छोड़कर रहना सीख लो। पड़ोसियों के लाख समझाने के बावजूद भी झगड़ालू सास बहू का रवैया टस से मस नहीं होता। कुछ दिन बाद अरे वो बरेली वाला गाना चला। माँ जी, सवेरे से तो आप ही चलचित्र के मनोरंजन के मजे लूट रही हैं। अब मेरी बारी है। चुपचाप से रिमोट मेरे हवाले सौंप दे, वरना क्या? पहली बात, मैं आपकी इन खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं, और दूसरी बात, मुझे पड़ोसी समझने की भूल मत करना। तू कहना चाहती है कि मैं लड़ाकू हूँ? समझदार को इशारा ही काफी है। तो फिर आ मैदान में। सोच लीजिए माँ जी, कहीं बुढ़ापे में आपकी कमजोर हड्डियाँ मुचक गई तो? इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है। चाहूँ तो इसी पल तेरी नाजुक कलाइयाँ ककड़ी खीरे के जैसे तोड़ सकती हूँ। जंग का नाम है जो जीता वही सिकंदर। दोनों सास बहू फेंटा बांधकर चूहे बिल्लियों के जैसे लड़ना शुरू करती हैं। घर का तख्ता पलट कर डालती हैं। कहीं तकिए की रुई हवा में फैली हुई थी तो कहीं करछी चमचों को ढाल बनाकर मार कुटाई करती। दोनों मोहल्ले के मैदान में आती हैं। उन्हें इस कदर लड़ते देख सभी पड़ोसी उन्हें छुड़ाकर अलग करते हैं। छोड़ दो मुझे, आज मैं इस सास की सांस निकाल कर रख दूंगी। छोड़ो मुझे, आज मैं इस नाशपीटी का काम तमाम कर दूंगी। अरे बंद करो ये तू मैं। हमने तो सोचा था कि झगड़ालू सास बहू सिर्फ पड़ोसियों से ही झगड़ती हैं, मगर आज ये आपस में कट मरने को उतारू हो गई है। झगड़े का अंजाम कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर अभी हम बीच में नहीं आते तो जाने क्या गजब ढाता तुम दोनों का गुस्सैल झगड़ा। पड़ोसियों की फटकार झगड़ालू सास बहू को आईना दिखाती है और ये पछतावा जाहिर करती हुई कहती हैं, हमने हमेशा आप सभी से बिना बात के झगड़ा मोला, फिर भी आप सभी हमारी सुलह कराने आए। हमें माफ कर दीजिए। झगड़े से किसी का भला नहीं होता, बल्कि इससे बनती बात भी बिगड़ती है। इसलिए जहाँ रहो खुशियाँ बांटो, यही जीवन का उसूल है। उस रोज झगड़ालू सास बहू की भटक खुल जाती है। वो अपने तमाम पड़ोसियों से माफी मांगकर प्यार भरा रुझान कायम करते हुए खुशहाल तौर से रहा करती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना चाहिए। गरीब पति की 5 पत्नियां। पंकज अपनी माँ कौशल्या के संग हरिपुर गांव की सीमा में रहा करता था। उसके पास एक ठेला था जिसपे वो श्रृंगार का सामान धरकर गांव-गांव में बेचा करता था। खटिया पर पड़ी कौशल्या खांसते हुए कहती है, पंकज बेटा, कल तुझे देखने खातिर रिश्ते वाले आएंगे, तुझे याद तो है ना? माँ, मेरे ब्याह की जिद आप छोड़ क्यों नहीं देती? अरे किस बेटी का बाप मुझ गरीब से अपनी बेटी को ब्याहना चाहेगा? ऐसा कहकर पंकज अपना ठेला लिए रवाना हो जाता है, जिसके पीछे से कौशल्या चिंता भरे रुझान से कहती है, अरे ये गरीबी मेरे बेटे के ब्याह में अड़चन बन बैठी है। सोच कर ही मन कचोटने लगता है कि मेरे जाने के बाद ये पहाड़ जैसा जीवन जाने मेरा बेटा कैसे काटेगा। हे उमापति, इस सावन के पावन महीने में मेरे बेटे का भी जोड़ी बंधन लगा देना प्रभु। पंकज ठेला लेकर उबड़ खाबड़ रास्ते से आगे बढ़ते हुए कहता है, ये पहाड़ का रास्ता पार करना एकदम सरहद पार करने जैसा प्रतीत होता है, मगर फिर पेट पालने के लिए मुझ गरीब के पास इसे पार करने के सिवा दूजा कोई चारा भी तो नहीं। एकाएक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच से जा रही 5 लड़कियों के ऊपर से जाती है, जो अपनी ही धुनी में बढ़ी जा रही थीं। एक ट्रक को आता देख जैसे 5 पीछे की ओर सरकती हैं, तो उनका पांव फिसलने के चलते वो खाई में जा गिरते हुए कहती हैं, अरे कोई मदद करो, हमें बचाओ, अरे कोई बचाओ वरना ये खाई में निकल जाएगी। पंकज आगे बढ़कर एक एक करके उन्हें बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हम 5 बहनें पहाड़ी बाबा से भेंट करने आए थे। ये शिप्रा, मानवी, साची, धानी और मैं करुणा। तुम्हारा परिचय? मुझ गरीब का नाम पंकज है। साज श्रृंगार का सामान बेचकर गुजारा करने भर कमा लेता हूँ। तुमने हमारी जान बचाई है, चाहो तो हमारे संग बाबा के पास चल सकते हो। वो सभी एक संग बाबा के पास आती हैं, जहाँ अंतर ध्यान हुए बाबा को देख शिप्रा होड़ में आकर कहती है, बाबा देखिए, हम अपने संग किसे लेकर आए हैं। जो है उसे आपसी साझेदारी से 5 बहनें आपस में बांट लो। एकाएक बाबा की आंखें खुलती हैं और करुणा कहती है, बाबा आपने ये क्या कह दिया? पुत्री, अब ये मानव ही तुम 5 बहनों का जीवन संगी है।
ये मेरी नहीं, स्वयं शिव शंभू की स्वेच्छा है। मगर बाबा, मैं गरीब एक साथ 5 पत्नियों का भार कैसे उठा पाऊंगा? आज अगर रास्ता सुकड़ा है तो कल सुनहरा भी होगा। जाओ और अपनी 5 पत्नियों के साथ नई जीवनी बसाओ। पंकज गांव के मंदिर में बड़े ही साधारण तौर से उन 5 से ब्याह रचाकर उन्हें घर लेकर आता है। माँ, आज से 5 आपकी बहू हैं। पंकज होशो हवास में तो है। पंकज अपनी माँ के सामने सारी वारदात बयान कर देता है और फिर, अरे ये सतयुग का दौर नहीं, कलयुग का है। पंकज इस घनघोर गरीबी के बीच 5 पत्नियों का पेट भर पाएगा तो? ये सुनकर पंकज की 5 पत्नियां कहती हैं, सासू माँ, हम 5 बहनों ने आपसी साझेदारी से अपने सिंदूर को बांटा है। हम सौतन बनकर नहीं, सहेली बनकर रहेंगी। उनका प्रेमपूर्ण रुझान देखकर कौशल्या के भीतर शांति पड़ जाती है। शुरुआती दिनों में पंकज और उसकी 5 पत्नियों का शादीशुदा जीवन 4 दिन की चांदनी सा रहता है, मगर कौशल्या के स्वर्गवास के साथ मानो अंधेरा छा जाता है। मैं सामान लेकर दूसरे गांव जा रहा हूँ, सांझ तक लौट आऊंगा। पंकज ठेला लेकर बाजार चल पड़ते हैं, मगर उस दिन सावन उस पे बुरा कहर ढाता है। बरसाती आसमान की ओर निहारते हुए पंकज कहता है, बरसात तो जैसे मुझ गरीब पर बाढ़ के जैसे छा गई है। एक पैसे की कमाई नहीं हुई। जाने आज अपनी 5 पत्नियों का पेट कैसे भर पाऊंगा। वो निराश मन से घर आता है, जहाँ उसकी 5 पत्नियां उसे चिंता में गोता लगाते देख कोई उसे पानी पूछती है तो कोई उसके पाँव दबाने में भिड़ जाती है। और मानवी कहती है, सुनो जी, खाना खा लो, सवेरे भी भूखे चले गए थे। मानवी, आज एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई, इसलिए ये खाना तुम 5 खा लो। हम 5 बहनों ने तो सांझ को ही भर पेट खा लिया था, ये खाना आप खा लो। शिप्रा, अपने पति से मिथ्या का खेल रच रही हो। भोर कोई मैंने राशन टटोल कर देख लिया था। चलो, आज हम एक ही थाली में खाएंगे। मानवी चूल्हे पर धरे हांडी के भीतर पड़े खाने के हर एक दाने को थाली में उड़ेल देती है। पंकज अपनी 5 पत्नियों को बारी बारी से एक एक कौर खिलाता है कि उसकी आंखों से आंसू की धारा जमीन को भिगोने लगती है। एक पति होने का कोई भी हक मैंने बखूबी अदा नहीं किया है। धिक्कार है मेरे बाजू के बल पर, जो मैं तुम 5 को पेट भर खाना भी न खिला सकूं। अजी, हमें आपका क्या दोष? आप तो हम 5 की खातिर भरसक कोशिश में जुटे पड़े हुए हैं। ये क्या कम है कि इस कठिन घड़ी में हम साथ साथ हैं। अगले सवेरे पंकज के जाने के बाद 5 बहनें आपस में बात करती हुई कहती हैं, कल रात हम 5 ने ही अपने पति को गरीबी से बेबस महसूस होता देखा है। हाँ, उनकी पत्नी होने के नाते हम 5 का ये फर्ज है कि हम उनके इस कठिन समय में ढाल बने। वैसे सावन का महीना चल रहा है, इस घड़ी बाजार हाट में चूड़ियों की खूब मांग है। क्यों ना हम भी चूड़ी बेचकर अपने पति का हाथ बटाएं? हाँ, इससे हम अपने पति के कंधों पर लदी गरीबी के जुए को आपस में बांट सकेंगी। 5 अपने पति की गरीबी को मिटाने के खातिर पास पड़े गहने को सुनार से बेचकर अदा किए रकम से चूड़ियां खरीदकर झोली में भरकर अलग अलग गांव में बेचकर सांझ को घर लौटती हुई कहती हैं, सचमुच इस सावन में चूड़ियां बेचने का धंधा एकदम धनाधर चल रहा है। पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई है। उस रात पंकज के घर लौटने पर 5 अपने पैसे उसे थमा कर कहती हैं, ये लीजिए। ये पैसे कहाँ से आए? हमने अपने गहने बेचकर चूड़ी बेचने का काम शुरू किया है। ये पैसे उसी की कमाई है। अब इनसे आप एक परचून की दुकान खोल लीजिए ताकि आपकी गरीबी मिट सके। अरे मेरे चलते तुम 5 को घर से बाहर कदम धरने पड़े, यहाँ तक कि तुम्हें अपने गहने तक बेचने पड़े। हाँ अच्छी, एक पत्नी के लिए सबसे कीमती गहना उसका पति होता है। हम 5 की खातिर वो बेशकीमती गहना तो आप है। आपको हर एक दिन गरीबी की मार झेलता देख हमारा मन कुड़ता है। एक बार आपका काम जम जाएगा तो ऐसे सैकड़ों गहने आप हमारे खातिर बना देना। पंकज अपनी पत्नियों का खुद के प्रति ऐसा प्यार देखकर कहता है, जहाँ कलयुग के इस जमाने में पति की खातिर उसकी एक पत्नी ही ढाह बन जाती है, वहाँ मेरी 5 पत्नी के बीच भी मेरे लिए प्यार की इतनी गहरी छवि देख मेरा दिल बाग बाग हो गया। पंकज अपनी 5 पत्नियों के दिए पैसे से परचून की एक दुकान खोलता है। धीरे धीरे पूरा गांव उसी के दुकान से सामान खरीदने लगता है, जिसे उसकी गरीबी की रेल पूरी तरह पटरी पर आ जाती है। एक सांच, शिप्रा, मानवी, करुणा, धानी, सांची, जल्दी आओ। 5 एक साथ अपने पति के पास आकर खड़ी होकर कहती हैं, क्या बात है जी, आपने हम 5 को एक साथ पुकारा? आज मैं पहली दफा अपनी 5 पत्नियों की खातिर भेंट लाया हूँ। 5 एक साथ डिब्बे को खोलती हैं, जिसमें साड़ी और श्रृंगार के सामान के साथ हरी चूड़ियाँ होती हैं, जिसे देख 5 के चेहरे खिल उठते हैं।
अब जल्दी से इसको पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम सावन का मेला देखने चलेंगे। अपनी 5 पत्नियों को सावन के रंग में रंगा पंकज झरोखे से निहारते हुए कहता है। मेरी 5 पत्नियों के बीच कितना स्नेह है, कितने साफ तौर से इन्होंने एक दूसरे से सुहाग सिंदूर का बंटवारा कर लिया है। इन 5 ने अपने पत्नी होने का फर्ज बखूबी अदा किया है। अब मेरी बारी है कि मैं अच्छा पति बनकर इनको सारे सुख दूं। गरीबी के दिन पलटने का सारा श्रेय पंकज अपनी 5 पत्नी को देता है। आखिरकार 5 पत्नियों के प्रयास से ही तो उसकी गरीबी की रेखा मिटी थी। अंत में 5 भी अपने एक पति का प्यार आपस में बांटकर हंसी खुशी रहा करती थीं। जामुन चुराकर खाने वाली सास बहू। चौबेपुर गांव में भौरी और जानकी नाम की 2 सास बहू रहती थी। वह स्वभाव से बेहद ही कंजूस और मक्कार औरतें थीं। उनके घर में कुछ खास सुख सुविधा मौजूद नहीं थी। दोनों के पति जमींदारों के खेतों में फसल की कटाई बुआई करके बड़ी ही मुश्किल से घर का दाना पानी चला पाते थे। जेठ की दोपहरी का रुझान समाप्ति के साथ मॉनसून का महीना शुरू हो जाता है, जिसके बाद बरसात की बौछार पड़ती है। उन्हीं दिनों गांव में एक ठेले वाला ठेले पर जामुन लाद कर जोरों शोरों से गुहार लगाता है। अब और इनके आगे पापा, चिलटुआ के दीदी, अरे अब बबलू के भौजाई, अरे ताजा मीठा जामुन खाओ, एकदम सस्ता। जामुन को देखकर दोनों सास बहू के घनघोर मन में लालच समा जाता है और वह कहती हैं, कितने रसीले मीठे जामुन हैं। इन काले जामुनों को देखकर मेरे तो मुंह में पानी उतर आया है। झोली में एक फूटी कौड़ी नहीं है, ऐसे हम जामुन कैसे खाएंगे सासू माँ? अरे बहू, पैसे भले ही ना सही, हाथ साफ करने का हुनर तो हमारे भीतर कूट कूट कर सवार है। सास बहू ठेले वाले को रोककर जामुनों का मोल भाव करने लगती हैं। तभी तेज तर्रार भौरी कुछ जामुनों को ठेले से नीचे बिखेर कर कहती है, अरे अरे, तुम्हारे जामुन तो जमीन पर गिर गए। अब कोनो बात नहीं भौजाई, हम उठा लिए, आप जामुन चुनो। मौके का फायदा उठाकर दोनों सास बहू जामुनों की चोरी को अंजाम देकर रास्ता नाप लेती हैं। अरे ओ मौसी, क्या हुआ, जामुन ना ही चाहिए का? तुम्हारे जामुन बड़े कसैले हैं, हमको अपने पैसे पानी में बहाने का शौक नहीं। ठेले वाला एकाएक जामुन के ठेले को धकेलता हुआ कुछ दूरी पार कर जाता है। तभी एकाएक उसकी निगाह जामुनों पर पड़ती है। एकाएक ससुरा हमरा जामुन घट कैसन कबा, सवेरे से एक पैसा की बौनी भी नहीं हुई है। एक मतलब वो ससुरी सास बहू जामुन चोर रह लारी दादा। इधर दोनों सास बहू घर के भीतर बैठे मजे से जामुन का लुत्फ उठा रही थी। वाह, क्या रसीले मीठे गूदेदार जामुन है माँ जी। हाँ बहू, ऐसे हम दोनों ने मिलकर क्या खूब चूना लगाया ना उस जामुन वाले को। कुछ रोज यूं ही गुजरने के बाद दोनों सास बहू को फिर से जामुन खाने की तलब उठती है। एक सांझ जमुना बाजार से जामुन खरीद कर घर लौट रही थी। तभी दोनों सास बहू की चोर निगाहें उसके जामुन पर गड़ जाती है। अरे वाह, इन जामुनों को देखकर मेरा जिया इन्हें खाने के लिए मचल रहा है। रात होने का इंतजार कीजिए, फिर जमुना ने ये जामुन हमारे खातिर ही खरीदे हैं। बरस रही बरसात की फुहार के संग बह रही शीतल बयार में पूरा गांव नींद की आगोश में था। तभी चोर सास बहुएं दबे पांव जमुना के घर में घुसकर जामुन चुरा लेती हैं और बुदबुदाती हुए कहती हैं, चलिए माँ जी, घर चलकर इन रसीले मीठे जामुन को मिल बांट कर खाएंगे। दोनों जामुन चुराकर अपने घर के चौखट पर बैठी उन्हें खाने लगती हैं। कितना मजा आ रहा है ना बहू, बरसात के सुहाने मौसम में जमुना के जामुन खाने में। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। और फिर फ्री फोकट का सामान किसे नहीं भाता। दोनों झटपट जामुनों को खाने लगती हैं। तभी मेरी पूज्य सासू माँ ये क्या जानवरों की तरह जुगाली कर रही हैं? अगर ससुर जी और उनकी आंख खुल गई तो हमारी शामत आ जाएगी। दोनों जामुन खाकर एक लंबी डकार मार कर सो जाती हैं। सवेरे जमुना चीखती चिल्लाती हुई कहती है, गजब हो गया, कौन है वो चोर का जना? मैं कहती हूँ सामने आओ। दोनों के पति आंख मलते हुए घर के बाहर आकर कहते हैं, कौन सा खजाना चोरी हो गया जमुना, जो भोर सवेरे गांव को मछली बाजार बना रखा है? पूरे 200 रुपए का किलो भर जामुन खरीद कर लाई थी। जाने कौन चोर उचक्का हमारा जामुन चुरा ले गया। एक बार सामने आ जाए, मैं उसके हलक के भीतर से अपना जामुन निकाल लूंगी। जामुन का रोष देखकर दोनों सास बहू आपस में फुसफुसाना शुरू करती है। हाँ जी, कहीं हमारे जामुन की चोरी पकड़ी ना जाए। अरे ऐसा ना बोल बहू, क्योंकि जमुना के जामुनों ने तो सवेरे सवेरे ही पेट से खेत का रास्ता नाप लिया। एकाएक जमुना की निगाह जमीन पर पड़े पैरों के छाप पर पड़ती है। चोर चोर मौसेरे भाई, मेरे जामुनों की चोरी तुम सास बहू ने मिलकर की है। जमुना को ऐसा बोलता देख दोनों के पति उसे झड़पते हुए कहते हैं,
अरे बावली हो गई है क्या जमुना, जो मेरे घर की औरतें और जामुन की चोरी का लांछन लगा रही है। ये देखो बिरजू भाई जी, मेरे घर से शुरू होने वाले निशान तुम्हारे घर की चौखट पर खत्म हो रहे। उससे तो साफ है कि चोर ये सास बहू ही हैं। जमुना मौसी, हम सास बहू कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पर जामुन की चोरी का बेफजूल आरोप लगाओ। दोनों सास बहू एक ही सुर धरे पकड़े जामुन की चोरी के चक्र से बच निकलती हैं, मगर जामुन चुराने की उनकी बुरी आदत बढ़ती जा रही थी। वह कहीं बाजार हाल्ट में जाकर जामुन चुराया करती, तो कभी ठेले पर बिछ रहे जामुनों के बीच भीड़ भाड़ में अपना हाथ साफ किया करती थी। अंत में दोनों बेखौफ होकर जमींदार के जामुन के बागान में चोरी करने पहुंच जाती हैं। माँ जी, ये सारे गांच तो लबालब जामुन से लदे पड़े हैं, आज तो अपने जामुन की भड़ास निकाल कर ही रहेंगे। दोनों सास बहू जामुनों को तोड़ बटोर कर बागान के बीच बैठी उन्हें खा ही रही थी कि बागान का मालिक जोगिंदर उन्हें रंगे हाथों धर दबोचता है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मैं जानता था कि तुम जामुन चोर सास बहू का अगला निशाना मेरे जामुन के बागान ही होंगे। ऐसी अफलातून चोर सास बहू की खातिर अब इस गांव में कोई जगह नहीं है। जमींदार साहब, हमें यहाँ से मत खदेड़िए। हम अपनी गलती मानते कि हमने जामुन की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। आप दोनों की चोरी की इस करतूत के चलते हमारा सिर शर्म से झुक गया है। अरे तुम्हारे एक जामुन की चोरी की भरपाई अब हमको इस जमीन से अलग होकर करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि हमने जामुन चुरा कर खाया। जामुन के फल साल भर में एक बार खाने को मिलते हैं। हम दोनों के पति की कमाई से घर की दाल रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है, इसलिए हमने जामुन चुरा कर खाया। सभी उनकी भावनाओं को समझकर उन्हें माफी देते हैं, जिसके बाद सास बहू जामुनों की चोरी करने की गलती फिर दोबारा नहीं दोहराती और जमींदार उन्हें कुछ पैसे देकर कहता है, ये पैसे पकड़ो और ये जामुनों की चोरी चकारी छोड़कर ईमानदारी से काम करना सीखो। उन पैसों से सास बहू मंडी की दर से जामुन खरीद कर कहती हैं, माँ जी, पहले इन जामुनों से हम अपना पेट भरेंगे, फिर इन्हें बेचने की सोचेंगे। जामुन खाने की शौकीन सास बहू पहले जामुन खाकर अपने पेट को थक्कम ठेल भरने के बाद उन्हें बेचने बाजार पहुंचती हैं। जामुन ले लो जामुन, ताजे रसीले मीठे काले जामुन ले लो, 1 किलो जामुन तो देना। जमुना तू, भवरी झटपट 1 किलो जामुन तौल कर उसे थमा देती है। ये रहे तुम्हारे जामुन के दाम, बिना किसी के आनाकानी के ले लो। जामुन बेच रही सास बहू के पास जैसे लोगों की भगदड़ मच जाती है। हर एक दिन उनके जामुन की बिक्री बढ़ती ही जा रही थी, जिसे वह अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती हैं। माँ जी, कल तक हम सास बहू जामुनों की चोरी करके अपना पेट भरती थी, मगर आज हम उन्हीं जामुनों को बेचकर अपना पेट भरने लगी है। जैसे चोरी के लाखों की कमाई से बेहतर 1 रुपए की कमाई है। काश कि हम सास बहू ने जामुन चुरा कर खाने की बजाय लोगों से मांग कर खाया होता, तो आज दिल में मलाल नहीं होता। दोनों ने जितने भी शख्स के यहाँ से जामुन चुरा कर खाया था, उन्हें मुफ्त में जामुन देकर चोरी का कर्जा चुक्त कराती हैं, जिससे कि अंत में उनके चेहरे पर एक बड़ी सुकून दिखाई पड़ रही थी। साथ ही सच्ची लगन से काम करने के कारण उन्हें जामुन बेचकर रोजाना अच्छा मुनाफा हाथ लगता है, जिसे वह जमींदार के पैसे लौटाकर ईमानदारी का दामन थाम कर जामुन बेचा करती थी। बारिश में गरीब माँ का दुख। पति की आकस्मिक मौत के बाद लतिका अकेले ही मेहनत मजदूरी करके 11 साल के आयुष और 13 साल की सलोनी को पढ़ा लिखा रही थी। पिछले 2 दिनों पहले ही उसके 2 घर जहां पर वो काम करती थी अचानक छूट गए, जिससे परेशान लतिका मन में कहती है, इस घड़ी मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मुझे हर एक पाई सोच समझ कर खर्च करने होंगे, क्योंकि मानसून का महीना शुरू होने वाला है। लतिका अपने दोनों बच्चों को झटपट से स्कूल की वर्दी पहनाकर जैसे ही घर की दहलीज पर निकलती है, उसी पल बरसात की बौछार शुरू हो जाती है, पूरे गांव को घेर लेती है, जिसे देख लतिका दीवार पर टंगे छाते को सलोनी को देती है। सलोनी गुस्से से भड़कते हुए कहती है, तो अब आप ये चाहती हैं कि मैं ये फटा पुराना छाता लेकर स्कूल जाऊं, ताकि स्कूल के सारे बच्चे मेरी गरीबी पर हंसे और ताने कसे? बिटिया, आज भर के लिए इस छाते से काम चला लो। हाँ, जल्दी दूजा छाता खरीद लाऊंगी। तू तो जानती है ना कि अभी तेरी माँ घर में बंधी हुई है। आपका ये दुखड़ा तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। न जाने हम भाई बहन इस गरीब घर में पैदा ही क्यों है। सलोनी बरसात की भड़ास अपने दुखियारी माँ पर उतारते हुए छाते को जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद लतिका उसके भीतर कपड़ा जोड़कर कहती है, सलोनी, मैंने इस छाते को ना काम चलाऊ बना दिया है। मैं आज ही शाम को तुम दोनों भाई बहन के लिए नया छाता ले आऊंगी। अभी इसी से सर ढाँप कर काम चला लो।
वो भाई बहन अपनी माँ की सूरत को अनदेखा करके स्कूल चले जाते हैं। फिर लतिका रोकर कहती है, न जाने मेरे ये बच्चे अपने माँ के दुख को कब समझना शुरू करेंगे। आखिर क्यों इन्हें मेरी ममता दिखाई नहीं पड़ती। लतिका खुद तो घनघोर गरीबी झेलती, मगर अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने में भरसक कोशिश को अंजाम देने में पीछे नहीं हटती थी। वो सांझ को बरसात में भीगती भागती अपने दोनों बच्चों के खातिर छाता खरीद लाती है। बस अभी यही बचे खुचे पैसे रह गए हैं जिससे दाना पानी चलाना होगा। कुछ देरी के बाद उसके दोनों बच्चे स्कूल से घर लौट कर आते हैं। लतिका खुशी मन से कहती है, सलोनी, आयुष, देखो तुम्हारी माँ आज तुम दोनों के खातिर छाता लेकर आई हैं। दोनों बच्चे लतिका की ओर फीका सा मुंह बनाकर ताकते हुए कहते हैं, छाता ही है, अब क्या इसके खातिर भी आपका बखान करें? हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। उन सब के पास महंगे रेनकोट हैं और हमारे पास ये फुटपाथ से खरीदा हुआ छाता। इसे खरीदकर कोई भरी एहसान नहीं किया। हाँ नहीं तो। बच्चों के प्यार की भूखी गरीब माँ एक बार फिर अपने बच्चों को कड़वे लहजे में बात करता देख मानो जैसे लतिका के मन पर गहरी चोट पहुँचाती है और वो एक बार फिर मन के भीतर बोलती है, काश बच्चों तुम ये समझ पाते कि तुम्हारी ये कड़वी बोली इस गरीब दुखियारी माँ के जिगर को बाढ़ के जैसे छलना करती है। कुछ देर बाद रात का अंधेरा छा जाता है और उसके बच्चे खाने की मांग करते हुए कहते हैं, आज की तारीख में खाने का दर्शन होगा कि नहीं? बस बच्चों, खाना तैयार होने को है। बरसात में भीगने के चलते सभी लकड़ियां सील गई हैं। बच्चों की भूख मिटाने के खातिर लतिका चूल्हे का धुआं झेलकर खाना पकाकर अपने बच्चों को परोसते हुए कहती है, ये लो बच्चों, गर्मा गर्म खाना। दोनों बच्चे अपना खाना चट कर जाते हैं, मगर घर में बचे हुए सीमित भंडारण के चलते लतिका भूखे ही रह जाती है। जब तक मेरा कहीं काम नहीं लग जाता, ये दाना पानी बच्चों का पेट भरने के खातिर बचाना होगा। बरसाती प्रचंड बेरोजगारी से जूझ रही लतिका एक वक्त का राशन बचाने के खातिर अपनी भूख मारकर अपने बच्चों का पेट भरने का ख्याल करती है। आधी रात जैसे ही वो सोने की खातिर बिछौना लगाती है, तभी मूसलाधार बरसात के चलते उसके घर की छत टपकने लगती है। अरे भोर सवेरे से ये बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर एक भी बूंद मेरे बच्चों के माथे पर गिरी तो उनकी आंख खुल जाएगी। ममता से भरी माँ बरसात की कहर को पूरी रात झेलकर छत से टपक रहे पानी को बर्तन में भरती है, जिसे उसके बच्चे तो चैन की नींद सोते हैं, मगर पूरी रात उस गरीब माँ की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। कुछ ही सप्ताह के साथ मानसून की समाप्ति हो जाती है, जिसके साथ लतिका की मौसमी बेरोजगारी भी समाप्त हो जाती है। वो दोबारा से लोगों के घरों का जूठन धोकर अपने बच्चे की पढ़ाई को जारी रखती है। देखते ही देखते 5 बरस बीत जाते हैं, जिसके साथ आयुष और सलोनी को स्कूल भी खत्म हो जाता है और उन्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। भगवान के आगे खड़ी लतिका हाथ जोड़कर कहती है, हे ईश्वर, मेरे बच्चों को सफलता देना, उनका भविष्य उज्जवल बनाना, इस बेबस माँ की पुकार सुनना प्रभु। बादलों को गरजते देख वो सीधे कॉलेज का रुझान करती है, जहाँ आयुष का दोस्त विनय कहता है, अरे आयुष, ये फटा पुराना सतरंगी चोला पहने हुए जो औरत दरवाजे पर खड़ी है, वो खुद को तेरी माँ बता रही है, ये सच है क्या? आयुष अपनी माँ के गरीब अवतार को देख साफ तौर से मनाही करके माँ को भारी बरसात में नजरअंदाज करके सलोनी के साथ घर आ जाता है। लतिका भी बरसात में भीगती हुई उनके पीछे पीछे घर लौट आती है, जहाँ दोनों अपनी माँ पर बिगड़ते हुए कहते हैं, अरे किसने कहा था आपको हमारे कॉलेज में आने को? अपना ये गरीब लिबास दिखाकर क्यों नीचे दिखाने पर तुली हैं आप? अरे बेटा, वो बरसात का रुख देखकर मेरा जी घबराने लगा था, इसीलिए मैं तुम्हें लेने कॉलेज आ गई। अरे हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं। बच्चों से खरी खोटी सुनने के बाद लतिका के सब्र का बांध मानो टूट जाता है और फिर वो कहती है, सही कहा, अब तुम सयाने हो चुके हो। गलती मेरी है जो मैंने बरसों धूप छांव बरसात की मार झेलकर अपना पेट काट काट कर तुम्हारा पेट भरा। बरसात के महीनों में 30 दिन जाग कर रातों की नींद गवाई ताकि तुम चैन से सो सको। लतिका की बातों का उसके बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता। अगली सुबह, माँ, आज हमारे कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन है, घर लौटने में देर हो जाएगी, और हाँ, आज मेहरबानी करके आप कॉलेज मत चले आना। दोनों भाई बहन कॉलेज पहुंचते हैं, जहां रौनक का पिता मेहता उन्हें देख कहता है, रौनक, क्या हो गया है तुम्हारे क्लास और टेस्ट को? दोस्ती करने के लिए ये गरीब भुखनंगे ही मिले थे तुम्हें? अंकल, आप
हम भाई बहन की तौहीन कर रहे हैं। आपका कोई हक नहीं हमको कुछ कहने का। मैं इस कॉलेज का सबसे बड़ा ट्रस्टी हूँ। यह कॉलेज मेरे फंड से चलता है, समझे बच्चों। मेहता उनको खूब नीचा दिखाता है कि अचानक तेज तूफान उठता है और बारिश शुरू हो जाती है। काफी देर होता देख लतिका कहती है, ये बरसात तो बाढ़ का रूप लेती जा रही है, अब मैं और नहीं रुक सकती। लतिका भीगती भागती हुई कॉलेज पहुंच जाती है। आयुष, सलोनी, इस छाते से अपना सर ढाँप लो। उस रोज बरसात के बादलों के साथ दोनों के दिल में माँ के प्रति प्रेम उमड़ आता है। दोनों घर आकर एकटक अपनी माँ को निहारते हुए कहते हैं, माँ, आज जब कॉलेज में हमको किसी ने नीचे दिखाया तो एहसास हुआ कि आपके दिल पर क्या बीती होगी हमारे कड़वे शब्द सुनकर। माँ, हम हमेशा अमीरी का जीवन जीना चाहते थे, मगर आज अमीरों का रुझान देखकर महसूस हुआ कि अमीर लोग पैसों के अमीर और दिल के गरीब होते हैं। वो हमें बरसात में भीगने को छोड़ गए, पर आप बिना अपनी परवाह किए हमको लेने आई। हम कभी देख नहीं सके कि आपने मौसम की मार झेलकर हमें पाला है। तीनों की आंख में आंसू की फुहार थी। जहाँ एक तरफ बाहर बरसात का कहर बरस रहा था, घर के भीतर दुखियारी माँ और उसके बच्चों का प्यार बरस रहा था। अंत में सलोनी और आयुष अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने लगे।